बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का जो संस्कृत बुक है आपका प्यूसम द्वितीय भागा, इस बुक का चतुर्था पाठ यानी कि जो 4th चैप्टर है, चौथा चैप्टर है संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से आपको अर्थ बताने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूपों में जो पूछा जाता है आपका, और हिंदी माध्यम में ही, हिंदी मीडियम में ही जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से संस्कृत में पढ़ाते हुए उसका हिंदी अनुवाद करते हुए आपको बताते चलेंगे, और उससे जो चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य निकल कर आएगा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, उसको बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो इसको समझाते हुए चलेंगे। यानी कि जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो मक्खन निकल कर आएगा आपके चैप्टर में से, उसको इस प्रकार से लिखते हुए समझाते चलेंगे। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे, इससे आपका एक चैप्टर का नोट्स बन जाएगा। इसी प्रकार से चैप्टर संस्कृत का जो आपका बुक है प्यूसम द्वितीय भागा, इस बुक का चैप्टर 1 to 3 तक पूरे अच्छे से इसी तरह से बोर्ड पर लिख कर आपको पूरा चैप्टर समझा चुके हैं। 3 चैप्टर तक क्वेश्चन आंसर, उसका नोट्स सब कुछ करवा चुके हैं। आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका का शुरुआत करेंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, हो सके तो दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में सच में मेहनत लगता है। तो आप हमारी मेहनत को समझें, आपके साथ हम कंटिन्यू बने रहेंगे। तो बात करते हैं चैप्टर जो 4 है आपका संस्कृत साहित्य लेखिका। यानी कि संस्कृत साहित्य में लेखिका का मतलब क्या होता है? लेखक मतलब होता है पुरुष राइटर, जो मेल राइटर होते हैं उनको लेखक कहा जाता है, और लेखिका कहा जाता है महिला लेखक को। जो महिलाएं लेखन कार्य में भाग लेती हैं, लिखती हैं, ग्रंथों, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों का निर्माण करती हैं, उनको लेखिका कहा जाता है। तो संस्कृत साहित्य में जो लेखिका हैं उनका वर्णन जो है इस चौथे चैप्टर में किया गया है। और आपको बता दें, आप अपने कॉपी कलम निकाल कर रखेंगे, और पहला लाइन आप लिखेंगे कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है एक निबंधात्मक पाठ है, यानी कि निबंध के रूप में लिखा गया यह पाठ है। तो आपको याद हो गया होगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो है एक निबंधात्मक पाठ है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ है ए गद्यात्मक, बी पद्यात्मक, सी कथात्मक, डी निबंधात्मक। तो आपको निबंधात्मक पर टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे लिखा हुआ है समाजस्य यानम पुरुषः नारीभिश्च चलति साहित्योपि उभयो समानम महत्वम। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि समाज का जो यान है, यानी कि समाज की जो गाड़ी है, वो पुरुष और नारी दोनों से चलता है। एकदम एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार पूछा जाता है कि समाज का गाड़ी जो है किससे चलता है? ऑप्शन ए पुरुष से, ऑप्शन बी नारी से, ऑप्शन सी ए बी दोनों से, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको टिक करना है दोनों से, यानी कि पुरुष और नारी दोनों से जो है समाज का यान, समाज की गाड़ी चलती है। अधुना सर्वभाषेषु साहित्य रचनायां स्त्रियः अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभ्यन्ते। और आजकल जो है सभी भाषाओं में, संस्कृत ही भाषा नहीं, सभी भाषाओं में जो है स्त्रियां जो हैं विभिन्न प्रकार के साहित्यों की रचना कर रही हैं। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालेत एव संस्कृत है ना, प्राचीन कालेत साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य में जो है स्त्रियों का योगदान जो है बहुत ही समृद्ध रूप में रहा है, बहुत ही ज़्यादा रहा है। पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धानाम लेखिका नाम एव चर्चा वर्तते येन साहित्य निधिपूरेण तसाम योगदानम ज्ञायते। इस पाठ में जो है, यानी कि संस्कृत साहित्य लेखिका जो पाठ है, इस पाठ में बहुत ही प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के नामों का क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। क्योंकि संस्कृत साहित्य में जो लेखिका हैं, स्त्री लेखक हैं,
उनके नाम का, उनकी विशेषताओं का वर्णन जो है इस पाठ में किया गया है, जिसके बारे में आप लोग को पूरा डिटेल में बताते चलेंगे। और जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट लाइन निकलेगा, इंपॉर्टेंट वाक्य बनेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको लिख लिख कर समझाते हुए चलेंगे। तो अब तक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, ये शुरुआत वाला, ये जो पढ़े, इसमें एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर आया कि समाज का जो गाड़ी है, समाज का जो यान है, वो स्त्री और पुरुष दोनों से चलता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हुए भी हैं, आप इसको लिख लेंगे अपने कॉपी में कि समाज का गाड़ी जो है पुरुष और स्त्री दोनों से चलता है। इस बात को आप लिख लेंगे। आगे देखेंगे, विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारस्य संवर्धितम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। इसमें कहा जा रहा है कि जो विपुल संस्कृत साहित्य है, विपुल मतलब विशाल, बहुत बड़ा, हमारा जो भारतीय संस्कृत साहित्य है वो बहुत ही विशाल है, बहुत ही विपुल है। तो विपुल संस्कृत साहित्य में जो है विभिन्न प्रकार के कवियों और शास्त्रकारों, यानी कि शास्त्र की रचना करने वालों का वर्णन किया गया है संस्कृत साहित्य में। तो यहाँ पे हम लिखे हुए भी हैं कि विपुल संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों का वर्णन किया गया है। याद रखेंगे, यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछेगा कि संस्कृत साहित्य में, विपुल संस्कृत साहित्य में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो कवियों और शास्त्रकारों का वर्णन किया गया है। या किस प्रकार के साहित्य में जो है विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों का वर्णन किया गया है, तो विपुल संस्कृत साहित्य में, एकदम पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वैदिक कालादाराभ्यम शास्त्राणाम काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दत्तचित्तवान अभवन् तथा स्त्रियों अपि दत्तावधानः प्राप्यन्ते। वैदिक काल के आरंभ में जब वेदों का रचना चल रहा था, उसी समय से शास्त्रों काव्यों, इन सभी के रचनाओं में, इनके संरक्षण में जो है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं का, स्त्रियों का भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। जब वेदों का रचना चल रहा था उस समय जो विभिन्न प्रकार के काव्य ग्रंथों का रचना किया जा रहा था, उसमें पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है, यही इसमें कहा जा रहा है। वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋषियः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक काल में मंत्रों के दर्शक, यानी कि मंत्रों का जब रचना चल रहा था, उसमें ऋषि के साथ साथ ऋषिकाओं का भी योगदान रहा। ऋषि तो दर्शक के रूप में रहे, निर्माण के रूप में रहे, मंत्रों के निर्माण में, विभिन्न ग्रंथों के निर्माण में। उसके अलावा ऋषिकाओं का भी योगदान रहा। ऋषिकाओं के द्वारा भी जो है इन सभी चीज़ों को देखा गया। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी वागाम्भृणी इत्यादयः। कहने का मतलब है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य निकल के आ रहा है। कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति का मतलब होता है 24, चतुर्विंशति का मतलब कितना होता है 24। तो ऋग्वेद में जो है 24 ऋषिकाओं का, यानी कि विदुषियों का वर्णन मिलता है। और अथर्ववेद में 5, यानी कि 5 ऋषिकाओं के नाम, उनके जो योगदान है, उनका वर्णन मिलता है। तो अथर्ववेद में 5 जो ऋषिका हैं उनका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट वाक्य है, जो मक्खन है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उसको लिखते हुए चल रहे हैं। ऋग्वेद में याद रखेंगे, ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। आपके पास ऑप्शन रहेगा 4, उसमें से आपको 24 पर टिक करना है। 24 ऋषिकाओं का वर्णन जो है ऋग्वेद में किया गया है। और अथर्ववेद में पूछेगा कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, तो 5। या 2 नंबर में आपसे पूछेगा कि अथर्ववेद में वर्णित ऋषिकाओं के नामों का उल्लेख करें, तो वो नाम कौन कौन से हैं जो अथर्ववेद में जिनका नाम वर्णन किया गया है। तो वो है आपका 5 ऋषिका, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी। ये 5 नाम जो हैं, 5 ऋषिकाएँ हैं जिनका नाम जो है अथर्ववेद में मिलता है। तो इसको याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षति। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। बृहदारण्यक उपनिषद में
यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद से हमें यह जानकारी मिलती है। कुल उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, उसमें से एक उपनिषद यहाँ नाम आया है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार बताया गया है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी जो थी मैत्रेयी थी, और मैत्रेयी जो थी दार्शनिक विचारधारा की थी, है ना, दार्शनिक व्यक्तित्व की थी। और उन्हें जो है मैत्रेयी को, यानी कि याज्ञवल्क्य ने जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो है याज्ञवल्क्य ने क्या किया, आत्म तत्व की शिक्षा दी। आत्म तत्व, आत्मा से संबंधित जो बातें हैं, आत्मा से संबंधित जो तत्व है, उसकी शिक्षा जो है याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्रेयी को दिया। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे संस्कृत में लिखा है उसका हिंदी यहाँ पे इस प्रकार से लिखे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी थी, जो दार्शनिक थी, दार्शनिक विचारधारा की थी। और याज्ञवल्क्य ने जो है इन्हें आत्म तत्व यानी कि आत्मा से संबंधित विभिन्न रहस्यों, बातों को सिखाया, शिक्षा दिया। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस उपनिषद के अनुसार याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था, या याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन जो है किस उपनिषद में मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। या सिंपल तरीके से पूछ सकता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था, तो मैत्रेयी था। या मैत्रेयी के पति का नाम क्या था, तो याज्ञवल्क्य था। या आपसे पूछेगा कि याज्ञवल्क्य ने जो है अपनी पत्नी मैत्रेयी को किस चीज की शिक्षा दी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी। इस तरह से करके क्वेश्चन यहाँ पे निकल कर आएगा। फिर आगे पढ़ते हैं। जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वी तिष्ठति स्म। जनक के सभा में, एकदम पूछा हुआ है एग्जाम में आपके, जनक के सभा में जो है शास्त्रों में कुशल गार्गी का नाम आता है ना। विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में कुशल थी, उनको शास्त्रों का बहुत ज़्यादा ज्ञान था गार्गी को, जो कि जनक की सभा में रहा करती थी। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जनक की सभा में गार्गी नामक विदुषी जो है शास्त्रार्थों में कुशल थी, यानी कि शास्त्रों का उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किसके सभा में जो है गार्गी रहा करती थी, जो एक विदुषी थी, यानी कि विदुषी गार्गी किनके सभा में रहती थी, तो जनक के सभा में। यह आपसे पूछेगा कि जनक के सभा में कौन थी, कौन विदुषी थी जो शास्त्रार्थों में कुशल थी, तो वो उनका नाम आता है गार्गी। तो इतना सारा आपका क्लियर होते चल रहा होगा। इन सभी चीज़ों को आप लिखते चलेंगे, एकदम चैप्टर का जो मक्खन होता है वो आपको निकाल के लिखवाते चल रहे हैं। फिर आपका आता है महाभारतो अपि जीवन पर्यंतनम वेदांत अनुशीलन परायः सुलभायः वर्णम लभते। यानी कि इसकी जानकारी जो है हमें कि जनक के सभा में गार्गी रहा करती थी, है ना। इसकी जानकारी हमें जो है महाभारत में भी हमें मिलती है, ठीक है। फिर आगे आता है आपका लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 44 कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से निकल कर आ रहा है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 44 का मतलब यहाँ हो जाएगा 40 कवित्रियों के सार्धशतम मतलब 150 150 पद्यों की हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे आपका लिखे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछेगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में जो है कितने कवित्रियों के 150 पदों का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो 40 कवित्रियों के जो है 150 पद्यों का वर्णन हमें लौकिक संस्कृत साहित्य में मिलता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे, एकदम आपका बहुत ही परफेक्ट है। आगे आता है तासु विजयांका प्रथम कल्प वर्तते, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प पूछा जाता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प जो है किन्हें माना जाता है, तो विजयांका को माना जाता है ना। यहाँ लिखा हुआ संस्कृत में, इसको हिंदी में इस प्रकार से लिखे हैं कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रथम कल्प जो है विजयांका को माना जाता है। किसको माना जाता है? विजयांका एक विदुषी हैं, विदुषी थी, जिनको प्रथम कल्प माना जाता है लौकिक संस्कृत साहित्य में। फिर आपका है साच श्याम वर्णा अदिति पद्यनेन स्फुटी भवती। ये जो थी विजयांका श्याम वर्ण की थी। श्याम वर्ण मतलब काले टाइप की, थोड़ा सा, है ना, देह से थोड़ा सांवले काले टाइप की थी। तो श्याम वर्ण, जैसे कि कृष्ण भगवान क्या थे? श्याम वर्ण के थे। तो विजयांका भी जो थी विदुषी, वो श्याम वर्ण की थी। कैसी थी? श्याम वर्ण की थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि विजयांका कैसी थी? तो श्याम वर्ण की थी, ठीक है। विजयांका को श्याम वर्ण आचार्य दंडी ने कहा था, और ये
कहा था किसने? दंडी, आचार्य दंडी ने कहा था। यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पढ़कर सुनाते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। नीलोत्पल दलसायाम विजयांका जानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। एक दंडी जो है बहुत बड़े विद्वान थे, आचार्य दंडी, इन्होंने जो है विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, क्योंकि ये जो थी अपने ज्ञान के कारण, इनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, जिसके कारण ये इनका ज्ञान जो था, नील कमल जो एक पुष्प होता है, नील कमल एक पुष्प होता है, नील कमल जो है एक पुष्प होता है, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, भगवान विष्णु को जो है बहुत ही ये प्रिय है। तो नील कमल जो है कि जो पंखुड़ियाँ होती है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बहुत ही चमकदार होता है। तो नील कमल के पंखुड़ियों के समान जो है विदुषी विजयांका का ज्ञान दम प्रकाशित ज्योतिर्मय रूप में दिखता था। इसलिए आचार्य दंडी ने जो है इनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा, क्योंकि सरस्वती का मतलब क्या होता है? ज्ञान का भंडार, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका को कहा गया है। किसने कहा? तो आचार्य दंडी ने कहा। किसने कहा? आचार्य दंडी ने जो है विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती कहा है। फिर आपका आता है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक और, हाँ, नीचे लिखा हुआ है तस्य कालः मतलब विजयांका की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विदुषी विजयांका की बात हो रही है। तस्य कालः अष्टम शतकम मित्यनुमीयते चालुक्य वंशस्य चंद्रादित्य रागी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। यानी कि इनका जो काल है, विजयांका का जो काल है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि विजयांका का काल जो है क्या है, तो 8वीं शताब्दी है। कितना है? 8वीं शताब्दी में जो है विजयांका का काल रहा, इनका मतलब जीवन काल रहा, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछा है कि विजयांका का काल रहा है, तो 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी इस तरह से रहेगा। तो 8वीं शताब्दी को आप ध्यान में रखेंगे कि विजयांका का जो काल था, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका का जो काल था वो 8वीं शताब्दी था। और माना जाता है कि चालुक्य वंश, साउथ में चालुक्य वंश था, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश था। तो चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, उनकी रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका के रूप में माना जाता है। यानी कि विजयांका कौन थी? तो ये चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी यानी कि रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा हमें जानकारी मिलता है आपके पाठ के अनुसार। तो इतना तक बता दिए, ठीक है। इसके बाद आपका बताते चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को बता रहे थे विजयांका के बारे में कि विजयांका का जो काल था, विदुषी विजयांका, लेखिका विजयांका का जो काल था 8वीं शताब्दी था। कौन सा शताब्दी था? 8वीं शताब्दी था। इस बात को आप लिख लिए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो विजयांका कौन थी? कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विजयांका कौन थी। तो विजयांका जो थी, आपको बता दें कि चालुक्य वंश जो है दक्षिण भारत में स्थित था। चालुक्य वंश के जो राजा थे जिनका नाम था चंद्रादित्य, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी यानी कि रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी, ऐसा माना जाता है। तो इस बात को हम यहाँ लिखे भी हैं कि चालुक्य वंश के राजा, कौन वंश के राजा? चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, कौन? चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ही विजयांका थी। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य थे। चालुक्य वंश के जो राजा थे जिनका नाम था चंद्रादित्य, इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो ऑप्शन में विजय भट्टारिका रहे चाहे विजयांका रहे, दोनों रहे तो दोनों को लगाएंगे, है ना। ए बी करके रहेगा, ए में रहेगा विजयांका, बी में रहेगा विजय भट्टारिका, सी में रहेगा दोनों, तो दोनों करेंगे। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है किंच शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतियो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्ध। यानी कि दक्षिण भारत के कुछ लेखिका हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका हैं, जो अपने पद्यों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहीं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य लेखिकाओं के नाम लिखें। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे कि दक्षिण भारत के जो प्रमुख संस्कृत साहित्य लेखिका हैं उनके नाम जो है निम्नलिखित हैं। कौन कौन? शीला भट्टारिका, देवकुमारिका, रामभद्रांबा और विजय भट्टारिका। विजय भट्टारिका भी चालुक्य वंश की ही थी, है ना, यानी कि विजयांका
जो कि दक्षिण भारत में ही थी। तो ये 4 नाम हम लोग इसमें दे देंगे। दक्षिण भारत के जो प्रमुख संस्कृत साहित्य लेखिका थी उनमें ये 4 नाम आप ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में एकदम 2 नंबर का पूछा जाता है। फिर है आपका कि पैराग्राफ चेंज होता है और आपका इस प्रकार से है कि विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषायाम कृत प्रयासा आसन नीति विदितमेव, यानी कि इसको एक और लाइन पढ़ देते हैं। तेसाम अंतःपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्ञो भवन, यानी कि जो विजयनगर के राजा थे, विजयनगर दक्षिण भारत का ही राज्य था, हुआ करता था। यहाँ के जो राजा थे संस्कृत भाषा का क्या करते थे, है ना, बहुत ही बढ़ावा देते थे, उसको संरक्षण देते थे। और उनके पूर्व में, मतलब उनके क्षेत्र में जो है ना, संस्कृत में कुशल बहुत सारी रानियाँ थीं, है ना, बहुत सारे विदुषी थीं। तो यानी कि विजयनगर राज्य जो था संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए, उसके उत्थान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था प्राचीन काल में। तो यहाँ पे लिखे हैं विजयनगर के राजा की सभा में संस्कृत रचनाओं में कुशल रानियां थीं, है ना। संस्कृत का संरक्षण के लिए विजयनगर जाना जाता था। फिर आपका कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, कि कंपन रायस्य चतुर्दश शतकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनय मधुरै विजय घटनामश्रित्य रचनात्, यानी कि कंपन राय विजयनगर के राजा हुआ करते थे। कब? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में जो है कंपन राय के जो राजा थे उनकी रानी गंगा देवी ने जो है मधुरा विजयम, कौन से काव्य, महाकाव्य मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, जो अपने स्वामी अर्थात कंपन राय जो है युद्ध करने गए थे, है ना, और मदुरै को विजय प्राप्त किए। मदुरै जो क्षेत्र था उसको जीतने से संबंधित, उसके विजय से संबंधित जो है घटना पर आधारित ये मधुरा विजय नामक ग्रंथ लिखा गया उनकी पत्नी, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी के द्वारा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि 14वीं शताब्दी में, कब? 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी ने, किसने? गंगा देवी ने जो है मधुरा विजयम, कौन सा? मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की, जो अपने स्वामी मदुरै विजय घटना पर आधारित था। अपने स्वामी के मदुरै विजय की घटना पर आधारित था मधुरा विजयम। और मधुरा विजयम की लेखिका कौन थी? तो गंगा देवी थी। गंगा देवी कौन थी? तो कंपन राय की पत्नी थी, रानी थी। तो ये सब चीजें याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। फिर एक और एग्जाम्पल मिलता है, तस्मिनेव राज्य, मतलब इसी राज्य में षोडश शतके, यानी कि 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में जो है अच्युत राय राज्ञी, मतलब अच्युत राय के जो रानी थी तिरुलांबा, इन्होंने वरदांबिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्यम रचियत, यानी कि अच्युत राय की उसी विजयनगर राज्य में 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी यानी कि रानी तिरुलांबा ने जो है वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। तो इसको इस प्रकार से आप लिखेंगे कि विजयनगर राज्य में ही 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की रानी का नाम क्या था? तिरुलांबा ने जो है वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वरदांबिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किन्होंने की? तो तिरुलांबा ने की। तिरुलांबा कौन थी? तो अच्युत राय की रानी थी, है ना। इनका काल क्या था अच्युत राय का, यानी कि तिरुलांबा का? 16वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी? 16वीं शताब्दी। और ये लोग कहाँ के थे? तो विजयनगर राज्य के राजा रानी थे। आगे आपका है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो आपका निकाल करके एकदम बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपका लास्ट पैराग्राफ में शुरू हो जाता है। आधुनिक काल के संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में जानकारी जो है अंतिम पैराग्राफ में मिल जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आपका मक्खन निकाल करके बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग लास्ट पैराग्राफ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो निकाल करके आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप लोग को बताया कि लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमाराव 1890 से 1853 ईस्वी के बीच में इनका समय लिखा हुआ है। नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा, यानी कि आधुनिक काल की जो संस्कृत साहित्य की जो लेखिका है उसमें पंडित क्षमाराव का नाम जो है अति प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आधुनिक काल की प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य लेखिका या विदुषी कौन है? तो पंडित क्षमाराव हैं। इनका जन्म 1890 में और मृत्यु 1953 में हुआ था। इनका समय लिखा हुआ है। तया स्वपिता शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन रचितम शंकर चरितम इति रचितम। पंडित क्षमाराव ने जो है
अपने ही पिता शंकर पांडुरंग के पांडित्य से संबंधित, उनके विद्वानता से संबंधित जो जीवन है उस पर आधारित इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है शंकर रचितम। तो शंकर रचितम के लेखक लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमाराव हैं। और शंकर रचितम जो है ये किस पर आधारित है? तो पंडित क्षमाराव के पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर आधारित जो है शंकर रचितम नामक ग्रंथ है। इसके रचनाकार याद रखेंगे, लेखिका कौन है? तो पंडित क्षमाराव हैं। पंडित क्षमाराव जो हैं इस प्रकार से यहाँ लिखे हुए भी हैं कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नामक विदुषी अति प्रसिद्ध थी। पंडित क्षमाराव ने अपने ही पिता शंकर पांडुरंग के जीवन पर आधारित शंकर चरितम, कौन सा ग्रंथ? शंकर चरितम नामक ग्रंथ लिखे, नामक पुस्तक लिखे। फिर है गांधी दर्शनम प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादीन अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। यानी कि गांधी जी के विचारों से पंडित क्षमाराव जो थी, गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने अन्य पुस्तकों, अन्य ग्रंथों की रचना की जिसमें नाम आता है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। तो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडित क्षमाराव द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखें। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि पंडित क्षमाराव ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य लिखे। फिर आपका है वर्तमान काले लेखनरतासु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पूरयन्ति। वर्तमान काल की जो संस्कृत साहित्य की जो लेखिका हैं उसमें वर्तमान काल में जो नाम आता है पुष्पा दीक्षित का नाम आता है, वनमाला भवालकर का आता है और मिथिलेश कुमारी मिश्र का आता है। संस्कृत साहित्य में वर्तमान काल की संस्कृत कवित्रियों में जो है पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब क्या है? प्रसिद्ध हैं। तो जितना आपको बोर्ड पे लिखवाए हैं ना, जितना आपको बोर्ड पे लिखवाए हैं इस चैप्टर से, संस्कृत साहित्य लेखिका का जो चैप्टर है इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बातें बन सकता था उन्हीं को बोर्ड पर लिखवाए हैं। तो जो बोर्ड पे लिखवाए हैं उसको नोट्स बना करके आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे और उसको रिवीजन करते रहेंगे। और अब तक जितना भी आपका चैप्टर बता चुके हैं सबका नोट्स जो है आप बनाते चलेंगे। आपका एग्जाम में जो है क्वेश्चन यदि इन चैप्टरों से पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, इस बात की इस बात की गारंटी हम आपको देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसका जो क्वेश्चन आंसर पूछा गया है संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर का से जो क्वेश्चन पूछा गया अब तक के, जो 2023 तक के जो भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, यानी कि 2024 तक है ना, ये 2024 में एग्जाम हुआ है लास्ट। तो जितना अब तक ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का उत्तर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और हो सके तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।